नमस्कार साथियों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? हम लोग करंट अफेयर्स के लिए क्रॉनिकल मैगजीन कर रहे हैं, जो कि ये मैगजीन है, ये मार्च महीने की मैगजीन है, पर इसमें आपको करंट अफेयर्स जनवरी के मिलेंगे। एक महीने के पूरे करंट अफेयर्स को कवर करने के लिए आपको ये क्लासेस बहुत मदद करेंगी। आप हमारे साथ ये बुक लेकर बैठ सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं। आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट है कोई भी छूटेंगे नहीं। पूरी मैगजीन आप हमारे साथ कवर कर सकते हैं। तो आज हम अपने पर्यावरण और पारिस्थितिकी के टॉपिक को करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहली करंट अफेयर्स, पहली पर्यावरण की न्यूज़ है, भारत के कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग फ्रेमवर्क का विस्तार। भारत ने अपने कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग जो फ्रेमवर्क था उसका विस्तार किया है। और ये विस्तार देखिए, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य में संशोधन करके हमने 2025 के नियम में अधिसूचित कर दिया है। ठीक, आपको ध्यान रखना है। इसमें हमने नए क्षेत्र को जोड़ दिया है, जैसे कि पेट्रोलियम रिफाइनरीज, पेट्रोकेमिकल्स, टेक्सटाइल और सेकेंडरी एल्युमिनियम को शामिल कर दिया है। तो ये सारी इंडस्ट्रीज पहले शामिल नहीं थी, इनको हमने शामिल कर दिया है। अब इसके अनुपालन लक्ष्य क्या है? 208 औद्योगिक इकाइयों को 2026-27 तक उत्सर्जन तीव्रता में 3 से 7% की कमी लानी। जो भी उत्सर्जन वो कर रहे हैं उससे 3 से 7% की उन्हें कमी करनी है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है। दंड क्या होगा कि नियम के उल्लंघन करने पर CCC, इसको बोलते हैं कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट, के औसत व्यापार मूल्य से 2 गुना पर्यावरणीय मुआवजा देना पड़ेगा। तो CCC का जो व्यापारिक मूल्य होगा उससे दुगना हमें पर्यावरण मुआवजा देना पड़ेगा। ठीक है। अब ये CCTS क्या होता है? CCTS होता है कार्बन क्रेडिट, ये इससे रिलेटेड है। एक सेकंड, इसको बोलते हैं कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। देखिए, यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको अच्छे से समझ ले। ये जो है ये कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट है, कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट। ठीक है, तो जो कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट होता है उसका एक औसत व्यापारिक मूल्य होता है। जितना भी उसका मूल्य होगा उससे दुगना का मुआवजा देना पड़ेगा। कार्बन क्रेडिट जो ये स्कीम है या उद्योग को कम कार्बन वाली तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने वाले बाजार आधारित तंत्र है। देखिए, 1 कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट जो है वो 1 टन कार्बन CO2 के बराबर होता है। 1 टन CO2 जो इमिशन है, अगर उसको कोई कम करता है तो उसको 1 CCC मिलता है। ठीक है। अब कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम के अंतर्गत हमने CCC का कॉन्सेप्ट लेकर आए थे, तो ये आपको याद रखना है। कार्बन क्रेडिट ट्रांजिशन स्कीम है ये, ट्रेड स्कीम। ठीक है, यहाँ पे हम कार्बन क्रेडिट को ट्रेड कर सकते हैं। जैसे आपने मान लीजिए कोई कंपनी है, उसने कार्बन का जो इमिशन था उसको कम कर दिया, CO2 का इमिशन कम किया, तो उसको क्या कहते हैं, कार्बन क्रेडिट मिलेगा, उसको वो ट्रेड कर सकता है। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी ने ज्यादा इमिशन किया, किसी ने कम किया, तो जिसने कम किया उसको कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट मिलेगा। वो इस सर्टिफिकेट को इस कंपनी को बेच सकता है और उससे वो क्या कहते हैं, ट्रेड कर सकता है। तो ये ट्रेडिंग स्कीम है, आप इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए, इससे क्वेश्चन क्या बन रहा है? नए नियमों के अनुसार अनुपालन ना करने पर कितना पर्यावरणीय मुआवजा देना पड़ेगा? तो CCC के मूल्य से दुगना। ठीक है, जितने पे वो बेचते हैं, ट्रेड करते हैं इसको, उससे दुगना। तो कार्बन क्रेडिट ट्रेड स्कीम और ये CCC, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब ये देखिए, पर्यावरण संरक्षण कोष नियम 2026 अधिसूचित कर दिया गया है। अब इसको कब किया गया है? 20 जनवरी 2026 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने नियम जारी किए, जिसमें देखिए जो धन का स्रोत है, ये क्या है? संरक्षण कोष बनाया गया है, एक पर्यावरण संरक्षण कोष। इसमें जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम होता है 1989 का, ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। वायु जल प्रदूषण अधिनियम के तहत जो भी जुर्माने वसूले गए होते हैं, इन जुर्मानों को हम इसमें डाल देंगे, और जो 75% है इसकी वैल्यू वो चली जाएगी राज्यों को, और 25% जो है वो केंद्र सरकार को जाएगी उनके राष्ट्रीय पहल के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए, प्रदूषित स्थलों के सुधार, निगरानी नेटवर्क की मजबूती करना, स्वच्छ प्रौद्योगिकियों का
अनुसंधान करना, उसमें ये पैसे लगेंगे। निगरानी इसकी कौन करेगा? इसका प्रबंधन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट बनाई जाएगी जो इसका प्रबंधन करेगी और इसका ऑडिट कैग करेगा। ठीक है, तो ये चीज है कि सही में इन्वेस्टमेंट हो रही है कि नहीं हो रही, ये सारी चीजें देखी जाएंगी। अब अगर आप देखेंगे तो इसमें लिखा है पर्यावरण संरक्षण जो कोष बनाया गया, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन फंड जो बना है, इसमें राज्यों को कितनी राशि आवंटित की जाएगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें जो स्टेट है उनको 75% और जो सेंटर है वो 25%, ये जो राशि है वो आवंटित करी जाएगी। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। फिर वन्य जीव अभ्यारण्यों में धार्मिक स्थलों हेतु नए नियम, नए दिशा निर्देश दे दिए गए, नए नियम बना दिए गए। तो उसमें क्या करना है, देखिए इसमें एक समिति बनाई थी जिन्होंने कहा जो कोर क्षेत्र होते हैं, कोर एरिया होते हैं, नई स्थायी निर्माण और मौजूदा धार्मिक ढांचे के विस्तार पर पूर्ण प्रतिबंधी, कोई नया हम धार्मिक ढांचा नहीं बनाएंगे, जो बन चुका है उसका विस्तार नहीं करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। समय सीमा क्या है? दर्शन का समय केवल सूर्योदय से सूर्यास्त तक। देखिए यहाँ पर ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि दर्शन कब तक कर सकेंगे, अगर मान लीजिए कोई धार्मिक स्थल है तो सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक, यही सीमा है, इसके बाद नहीं कर सकते हैं। अब शोर पे पाबंदी है, कोई लाउड स्पीकर नहीं लगा सकते, ड्रम नहीं बजा सकते, तेज रोशनी का उपयोग नहीं कर सकते। पहुंच मार्ग क्या है? पक्की सड़कें नहीं बनाएंगे, जो पगडंडियां बनी है प्राकृतिक रूप से उन्हीं का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि सड़क बनाने में भी पूरी क्या कहते हैं कंस्ट्रक्शन करने में बहुत नुकसान करना पड़ेगा पर्यावरण का, तो उसको बचना है। देखिए अब अभ्यारण्यों के भीतर धार्मिक स्थल के दर्शन का समय क्या निर्धारित किया गया है, तो क्या है? केवल सूर्योदय से सूर्यास्त तक। ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह के क्वेश्चन देखिए यहाँ पे ये सैंपल क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, वो हमने यहाँ पर आपको दिखाया है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। देखिए अब क्या है, कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो इको सेंसिटिव जोन अधिसूचित कर दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप ध्यान रखेंगे कि कौन सा है कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, ये कहाँ पर है? राजस्थान में। तो आपको ध्यान रखना है। अब अभ्यारण्य की सीमा से 1 किलोमीटर के दायरे में लगभग 94 गांव शामिल है। तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रतिबंधित गतिविधियां, कुछ प्रतिबंधित, देखिए इको सेंसिटिव जोन क्यों बनाया गया है? क्योंकि वहां पर बहुत सारे प्रतिबंध क्रिएट किए जाएंगे, तो वो आपको ध्यान रखना है। वाणिज्यिक खनन नहीं होगा, प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग नहीं होंगे, ईंट भट्टे बड़े निर्माण को पूर्ण तरह से रोक दिया गया। अब जैविक विविधता में आप देखेंगे तो यहाँ तेंदुआ, धारीदार लकड़बग्घा, भारतीय पेंगोलिन और चंकारा जैसी दुर्लभ प्रजातियां निवास करती है। इन्हीं को बचाने के लिए हमने इसको इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया। अब सामुदायिक लाभ क्या होगा? जैविक खेती, कृषि वानिकी के माध्यम से स्थानीय आजीविका पर जोर। अब जैसे वहां पर जो भी जनजाति के लोग रहते हैं, गांव में रहते हैं, तो उनको हम जैविक खेती और कृषि वानिकी के माध्यम से उनकी आजीविका पर जोर देंगे। अब ये कुंभलगढ़ अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन का दायरा कितना है? तो इको सेंसिटिव जोन कितना है? वो 0 से 1 किलोमीटर, ये वाला एरिया इको सेंसिटिव जोन बना दिया गया। अब अगली न्यूज देखिए, भारत की बिजली क्षमता 510 गीगावाट से अधिक की ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। अब ये कंपैरिजन हो रहा है पहले से और अब तक। तो 2014 में आप देखेंगे तो 249 गीगावाट थी, जो 2025 में 510 गीगावाट हो गई है। तो लगभग दुगना बढ़ गया है, दुगने के आसपास बढ़ गया है ना। 250 से 500 दुगना और 10, ठीक है, तो लगभग दुगनी वृद्धि कर चुके हैं हम लोग। इसमें अगर आप देखेंगे स्वच्छ ऊर्जा, और एक चीज और ध्यान रखनी है, बिजली उत्पादन और खपत में भारत दुनिया का तीसरा देश, सबसे बड़ा देश है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिजली उत्पादन और खपत में भारत विश्व में तीसरे स्थान पे है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। अब अगला देखिए गैर जीवाश्म ईंधन नॉन फॉसिल फ्यूल की क्षमता 32% थी 2014 में, अब बढ़ के 52% हो गई। तो ये भी एक उपलब्धता है हमारी। ठीक है, अब आगामी सम्मेलन जो है भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026, ये कहां पर होगा? दिल्ली में। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, फिर आप देखिए गैर जीवाश्म स्रोत में अगर हम बात करेंगे तो गैर जीवाश्म स्रोत कौन से हैं? वो हो जाएंगे सौर, पवन, जल विद्युत, परमाणु ऊर्जा, ये गैर जीवाश्म स्रोत हैं। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अब बिजली उत्पादन और खपत के मामले में भारत विश्व में कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर। ये बहुत महत्वपूर्ण है, करंट अफेयर्स, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब अगला देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय नवीकरण। ठीक है, देखिए नवीकरण ऊर्जा की बात हो रही है यहाँ पे। अंतरराष्ट्रीय नवीकरण ऊर्जा एजेंसी, जिसको हम बोलते हैं एरीना,
का 16वां सत्र है। तो ये कहाँ पर है? 10 से 12 जनवरी 2026 में अबू धाबी में संपन्न हुआ। तो ये आपको ध्यान रखना है, पूछ लेगा कि अरीना का 16वां सत्र कहाँ पर हुआ, तो आपको याद होना चाहिए अबू धाबी। तो ये चीज है। अब इसमें वैश्विक रोजगार की बात करी गई है, तो इसमें कह रहे हैं 2024 में नवीकरण ऊर्जा क्षेत्र में 1.66 करोड़ नौकरियां दी गई हैं लोगों को। भारतीय परिदृश्य में देखें, ये विश्व की बात हो गई। अब भारतीय परिदृश्य में आप देखेंगे तो 13 लाख नौकरियों के साथ वैश्विक स्तर पर 7.7% की हिस्सेदारी हमने बना ली है। रैंकिंग, भारत सोलर फोटोवोल्टिक और जल विद्युत रोजगार में दुनिया में दूसरे स्थान पर है। हमने इतने रोजगार दिए हैं इसमें कि हम दुनिया पे दूसरे स्थान पे आ गए। सौर विनिर्माण में गुजरात जो है वो 42% क्षमता के साथ भारत का सौर मॉड्यूल विनिर्माण में शीर्ष है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे कि सोलर एनर्जी में उत्तर भारत में शीर्ष स्थान पे कौन है, तो वो है गुजरात। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बनते हैं। सौर फोटोवोल्टिक रोजगार में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो ये दूसरा। देखिए, भारत का विश्व में दूसरा स्थान है और भारत में कौन से स्टेट का पहला स्थान है, तो वो गुजरात हो गया। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। कीटनाशक प्रबंधन विधेयक 2025, इसमें इन्होंने क्या करा है, एक मसौदा जारी किया है जो कीटनाशक अधिनियम 1968 को हटाकर उसकी जगह लेगा। फिर आप देखिए, संस्थागत ढांचा क्या है, केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और मूल्यांकन के लिए तकनीकी पंजीकरण समिति का गठन किया जाएगा। इसमें केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति बना दी जाएगी। अब डिजिटल पारदर्शिता कैसे लाएंगे, निगरानी के लिए कीटनाशक को राष्ट्रीय रजिस्टर बनाया जाएगा। कितने कीटनाशक पूरे राष्ट्रीय स्तर पर यूज हो रहे हैं, उसका हम राष्ट्रीय रजिस्टर बना के डिजिटली उसको रख लेंगे, तो उससे डेटा मिलता रहेगा। अब डीम्ड पंजीकरण जो है वो, यदि समिति 18 महीनों में जेनेरिक कीटनाशक पर निर्णय नहीं लेती तो पंजीकरण स्वतः स्वीकार हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, 18 महीने पे अगर नहीं लिया गया तो पंजीकरण स्वतः स्वीकृत हो जाएगा। फिर प्रस्तावित विधेयक में डीम्ड पंजीकरण के लिए कितने समय सीमा को तय किया गया, तो ये 18 महीने। अगर 18 महीने तक नहीं हुआ तो वो पंजीकरण स्वतः स्वीकृत हो जाएगा। फिर आप अगला देखिए, प्रदूषण नियंत्रण पोत। एक प्रदूषण नियंत्रण पोत बनाया गया है जिसका नाम है ICGS समुद्र प्रताप, इसका नाम है, का जलावतरण किया गया। तो इसको कहाँ पे किया गया है, गोवा में। ये आप ध्यान रखिएगा। ये भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया प्रदूषण नियंत्रण पोत है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि ये भारत का पहला है। और आपको पता है इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, भारत का पहला है, विश्व का पहला है, उत्तर प्रदेश का पहला है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और निर्माता कौन होगा, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, द्वारा भारतीय तटरक्षा के लिए निर्मित। महत्व, भारतीय तटरक्षा बेड़े पे अब तक का सबसे बड़ा जहाज है ये आपको ध्यान रखना। समुद्र में जो तेल रिसाव होते हैं, देखिए समुद्र में सबसे ज्यादा प्रदूषण तेल रिसाव से होता है, तो उसको देखने के लिए, प्रदूषण की घटनाओं से निपटने के लिए। तो अगर आप देखेंगे ICGS समुद्र प्रपात जो है प्रताप, समुद्र प्रताप का निर्माण किस शिपयार्ड द्वारा किया गया, तो गोवा शिपयार्ड। ये क्वेश्चन भी ऐसे भी पूछ लेता है, जैसे कोचिन शिपयार्ड ऐसे जो बनाते हैं, तो इसमें आंसर गोवा शिपयार्ड याद रखिए। गोवा में ही इन्होंने जल अवतरित किया है और गोवा शिपयार्ड जो लिमिटेड है उसने इसको बनाया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर एशिया में आपदा लागत और भारत की GDP हानि, ये आपको देखना है कि एशिया में जो आपदा होती है उसकी वजह से GDP में कितनी हानि होती है, और हम स्पेसिफिकली भारत में GDP में कितनी हानि हुई ये समझेंगे। ये एक रिपोर्ट है, ठीक है। तो ये रिपोर्ट जो है वो OECD ने निकाली है। ये आपको ध्यान होना चाहिए कि रिपोर्ट कौन निकालता है, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। भारत में 1990 से 2024 के दौरान औसत वार्षिक आर्थिक क्षति जो GDP में हुई है 0.4 से 0.42% हुई है GDP का। ये आपको ध्यान रखना है। जोखिम के प्रकार क्या है, तो भारत में मुख्य जोखिम जो है वो हाइड्रोलॉजिकल, जिसको हम बाढ़ और भूकंप कहते हैं। अगर आप चीन में बात करेंगे तो भूकंप ही है ज्यादा, वहां हाइड्रोलॉजिकल नहीं है। फिर आप वैश्विक रैंक की देखेंगे तो वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स 2025, ये आपको ध्यान रखना है, एक ये रिपोर्ट है, में भारत फिलीपींस के बाद दूसरा स्थान रखता है। वर्ल्ड रिस्क रिपोर्ट में भारत जो है वो फिलीपींस के बाद दूसरा स्थान रखता है। फिलीपींस पहले पे, भारत दूसरे पे। आवृत्ति, एशिया में पिछले दशक में प्रतिवर्ष औसतन 100 आपदाएं हुई हैं, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स 2025 में भारत का वैश्विक स्थान क्या है,
ये सारी इसमें अब इसमें आपको 3-4 चीजें मिल गई कि एक रिपोर्ट है, उसके बाद एक और रिपोर्ट है जो वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स रिपोर्ट है, उसमें भारत फिलीपींस के बाद दूसरे स्थान पे आता है। तो पहले स्थान पे फिलीपींस, दूसरे पे भारत, ये पूछ लेता है कि भारत कौन से स्थान पे आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। 2026 अंतरराष्ट्रीय रेंज लैंड और पशुपालन पालक वर्ष, ये जो है ये नामित करता है संयुक्त राष्ट्र। ठीक है, जो संयुक्त राष्ट्र है वो हर साल को एक देते हैं, जैसे कि 2024 को दलहन वर्ष घोषित किया गया था, तो ऐसे ही 2026 को अंतरराष्ट्रीय रेंज लैंड्स और पशुपालक वर्ष घोषित किया गया है। अब इसकी मुख्य एजेंसी कौन सी होती है? वो फाओ होती है। ठीक है, खाद्य और कृषि प्रसंस्करण। और फाओ का हेडक्वार्टर कहाँ है ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक, अब देखिए रेंज लैंड्स क्या होती है? पृथ्वी की सतह पर लगभग 50% हिस्सा घेरते हैं, जिसमें घास, झाड़ियां और विरल पेड़ आते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें उदाहरण में देखिए मध्य एशिया के स्टेपीज मैदान, अफ्रीका के सवाना मैदान, इंडीज, उत्तरी अमेरिका के ग्रेट प्लेन्स। तो ये आपको ध्यान रखना है। महत्व क्या है? ये बहुत बड़े कार्बन सिंक की तरह बिहेव करते हैं, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। अब जो COP17 है ये मंगोलिया 2026 में UNCCD 2017 की मेजबानी करेगा। तो आपको याद रखना है जो COP17 है UNCCD का, वो कहाँ पर होगा? मंगोलिया में 2026 का। ये क्वेश्चन भी पूछता है एग्जाम में कि कौन सी कंट्री में होगा, तो मंगोलिया। ये ध्यान रखिएगा, सब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपको यहाँ से मिलेंगे। एक एक स्लाइड से 3-4 क्वेश्चन मिलेंगे। UNCCD COP17 जो है वो कहाँ पर होगा 2026 का? मंगोलिया में। ठीक है, अब देखिए पट्टे पर दी गई वन भूमि पर निजी वनीकरण नियमों में ढील दे दी गई है। जो पट्टे पर भूमि दी गई है, लीज पर भूमि जो दी गई है, उस पर वनीकरण के जो नियम थे उसमें थोड़ा सा संशोधन कर दिया गया या उसको थोड़ी सी ढील दे दी गई है। अब ये किसके अंतर्गत किया गया? वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम 1980 के तहत। अब इसमें नया वर्गीकरण क्या है? वनीकरण वृक्षारोपण को अब वानिकी गतिविधियां माना जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका पट्टे पर जमीन है, उस पर आपने वनीकरण कर दिया, वृक्षारोपण कर दिया, तो उसको क्या मान लेंगे? उसको मान लेंगे कि वानिकी गतिविधि हो गई, फॉरेस्ट्री एक्टिविटीज हो गई। अब वित्तीय राहत क्या मिलेगी? निजी संस्थान को प्रतिपूरक वानिकीकरण। देखिए वनीकरण, प्रतिपूरक वनीकरण मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एफॉरेस्ट्रेशन, और नेट प्रोजेक्ट वैल्यू शुल्क नहीं देना पड़ेगा। अगर कोई भी जमीन लेती है कोई कंपनी या कोई इंडस्ट्री, वहां पर जो पेड़ काट कर वहां इंडस्ट्री बनाती है, तो जो उसका कटाव होता है तो उसके लिए कंपनसेटरी एफॉरेस्ट्रेशन जो है उसका शुल्क भरना पड़ता है, नेट प्रोजेक्ट वैल्यू का शुल्क भरना पड़ता है। तो ये दोनों नहीं भरने पड़ेंगे अगर वनीकरण वो खुद ही कर देंगे। और भारत का उद्देश्य क्या है? 33% वन क्षेत्र के लक्ष्य को प्राप्त करना। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। 33% भारत के टोटल एरिया में 33% एरिया जो है वो वनाच्छादित होना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, राज्य सरकार के साथ समझौता और वर्किंग प्लान के अनुसार कार्य होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। नए नियम के तहत निजी संस्थानों को किन शुल्कों से छूट दे दी गई है? तो एक CA और NPV पे, NPV और CA दोनों नहीं देना पड़ेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ये आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड 2025 जो आया है, इसमें जलवायु परिवर्तन की गंभीर चेतावनी दी गई है, तो इसको आप ध्यान रखें। देखिए जारीकर्ता एजेंसी कौन सी है? ये एक रिपोर्ट आई है, तो आपको पता होना चाहिए रिपोर्ट किसने निकाली है। तो ये आपको ध्यान रखना है, एक अमेरिकी एजेंसी है NOAA, तो ये आपका नाम पता होना चाहिए। अब इसमें तापमान इन्होंने देखा है अक्टूबर 2024 से सितंबर 2025 के बीच 1900 के बाद सबसे अधिक तापमान वहां पर दिखा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो गर्म नमकीन अटलांटिक जल में प्रवेश से बर्फ पिघलने की गति जो है यहाँ पर वो तेज हुई है। देखिए क्या होगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो बर्फ है वो मेल्ट होती जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। नदियों में जंग हो रही, रस्टिंग हो रही है। पिघले परमाफ्रास्ट से लोहा भारी धातुएं निकलने से जो अलास्का है वहां की नदियां नारंगी हो रही है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि रस्टिंग, जंग लग रही है। फिर आर्कटिक का हरा होना। अब आर्कटिक हरी क्यों हो रही है? वनस्पति उत्पादकता में वृद्धि हो रही है, क्योंकि वहां पर जो भी बर्फ जमी थी वो मेल्ट हो रही है, तो वनस्पति उत्पादकता वृद्धि हो रही है, तो आर्कटिक हरे रंग का दिख रहा है। फिर भू राजनीतिक, इसमें आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं उत्तरी समुद्री मार्ग जो है वो नौवाहन के लिए सुलभ हो रहा है। तो वहां पर पहले वो पूरा फ्रोजन हुआ करता था, अब वो वहां पे क्या कहते हैं जल प्रवाह हो रहा है, तो वो नौवाहक के लिए वहां पे जो नाव है उनको हम शिपिंग कर सकते हैं। तो शिपिंग के लिए वो
हो रहा है, तो ये चीज प्रॉफिट करेगी, पर जो क्या कहते हैं इन्वायरमेंट है उसके लिए निगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, तो ये आपको ध्यान रखना। आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड 2025 ये है परमाफ्रास्ट पिघलने से लोहा के अनुसार जो अलास्का की नदियां हैं वो नारंगी क्यों हो रही हैं। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा, तो आपको पता होना चाहिए जो परमाफ्रास्ट है उसको पिघलने से जो लोहा है वो पानी में मिल रहा है, तो उसकी वजह से वहां पे जो रस्टिंग हो रही है नदियों की, तो वो रस्टिंग की वजह से वो नारंगी दिख रही है। अब आप देखेंगे अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम, तो इसमें आप देखेंगे एक मिशन लाइफ है, ठीक है, ये अनाउंस हुआ था पहले ही, तो जनवरी 2026 में इको फ्रेंडली विलेज प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिसकी नोडल एजेंसी पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, ठीक है, जिसको हम फिर नील गाय संरक्षण आप देखेंगे, बिहार में जनवरी 2026 में देश का पहला विशेष नील गाय गलियारा घोषित किया गया, क्योंकि नील गाय से फसलों को बहुत नुकसान होता है और इसकी वजह से जो किसान होते हैं उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, तो नील गाय का संरक्षण करते हुए एक हम गलियारा बनाएंगे जिससे ये चीज प्रोटेक्ट हो पाएगी। फिर आप देखेंगे स्ट्रिंगलेस बीज, इसमें आप देखेंगे तो पेरू ने हाल ही में डंक रहित मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार दे दिए हैं, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब क्वेश्चन पूछ लेगा डंक रहित मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार किस देश ने दे दिए, तो पेरू, ये आप ध्यान रखिएगा। फिर माधव गाडगिल के बारे में, प्रसिद्ध पारिस्थितिकीविद का निधन, ये इनका निधन हो गया है, ठीक है, वे पश्चिमी घाट विशेषज्ञ पारिस्थितिकी पैनल के अध्यक्ष थे। गाडगिल रिपोर्ट के बारे में पूछता है कि गाडगिल कमेटी किससे संबंधित थी, तो उसको हम वेस्टर्न घाट बताते हैं, ठीक है, तो वो उन्हीं का निधन हो गया है, तो उसके बारे में बात करा। अब ब्लू इकोनॉमी 2.0, तो आपको ध्यान रखना है भारत ने 2026 तक 100 तटीय जिलों को क्लाइमेट रेजिलिएंट बनाने का लक्ष्य रखा है। तो जो तटीय जिले मतलब कि जो वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट के पास जो समुद्र से मिलते जिले होते हैं उनको हम क्या करेंगे, उनको हम क्लाइमेट रेजिलिएंट बनाएंगे, जिससे कि जो भी क्लाइमेट से प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जैसे मान लीजिए सुनामी आती है तो वहाँ के पास के गांव को पूरा पूरा खाली करना पड़ता है, या बाढ़ आ गई या ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आ गई, तो उनके लिए हम रेजिलियंस क्रिएट करेंगे। तो क्लाइमेट रेजिलिएंट के लिए हम 100 तटीय जिले को हमने चुना है, तो इसी को हम ब्लू इकोनॉमी 2.0 कह रहे हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ब्लू इकोनॉमी 2.0 के तहत कितने तटीय जिलों को क्लाइमेट रेजिलिएंट बनाने का लक्ष्य रखा गया है, तो 100, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये आपके पूरे एनवायरमेंट के जितने भी टॉपिक थे वो कवर हो गए। आप इसके साथ ये मैगजीन पूरी कंप्लीट कर सकते हैं, बाकी क्लासेस भी आपको कराई जाएंगी। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।